जय हिंद साथियों। देखिए, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो है आपका पंजाब का मैदान, उसके बाद राजस्थान का मैदान, और आज हम आपको जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण मैदान है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और वो मैदान है इंडो गैंगेटिक प्लेन, मतलब कि उत्तर भारत का जो गंगा का मैदान है उसको हम आपको बता रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि ये उत्तर का जो विशाल मैदान है 3.57 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्र में फैला ये जो मैदान है ये हिमालय से निकलने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा प्लेन है। दुनिया के बहुत ज़्यादा जो फर्टाइल मैदान है उनमें से एक है ये गंगा का मैदान। आपको याद होगा, अगर आपने इतिहास भी पढ़ा है, तो गंगा का यही मैदान जो भारत में, उत्तर भारत में जो राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक जो घटनाएं घटी और राजनीतिक युद्ध का जो अखाड़ा बना वो यही मैदान था। तो पंजाब के मैदान से लेकर के पूरा बंगाल तक का जो क्षेत्र है यही राजनीतिक युद्धों का केंद्र बना और यही भारत के धार्मिक विकास का भी यही केंद्र था। यहीं कृष्ण हुए, यहीं राम हुए, यहीं बुद्ध हुए, यहीं महावीर हुए। तो ये गंगा का जो मैदान है बड़ा ही महत्वपूर्ण मैदान है। हम गंगा के इस मैदान को समझने का प्रयत्न करते हैं। आप देखिएगा कि ये जो मैदान है, भारत का जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय की तलवार की तरह एक श्रृंखला यहाँ पर फैली हुई है जिसका नाम है शिवालिक। और शिवालिक के दक्षिण में पेड़लरी, बिल्कुल आपको ये मैदान जो दिखाई दे रहा है यही विशाल मैदान है जिसमें से इतना कट जाता है आपका पंजाब का मैदान, और बाकी का ये राजस्थान का मैदान तो अपन ने पिछली क्लास में देख ही दिया। अब अपना जो ये जो मैदान बचा है इसी मैदान को कहते हैं हम गंगा का मैदान। तो गंगा के इस मैदान को हम पढ़ना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं जो क्रम से उत्तर से भी मिलती हैं और दक्षिण से मिलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में इवन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है। यमुना में प्रायद्वीप की कई सारी नदियां मिलती हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, कैन और सोन नदियां। ये पेनिनसुलर नदियां हैं और ये पांचों की पांच नदियां मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो जाकर के गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर से मिलने वाली कई सारी नदियाँ हैं जो हिमालय की श्रृंखलाओं से निकलती हैं, हर साल टनों मिट्टियाँ ला करके और यहाँ पर डिपॉजिट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ में आने वाली जो मिट्टी है वो होती है खादर मिट्टी, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, न्यू एल्यूवियल सॉइल कॉल्ड द खादर। एंड खादर का जो विस्तार आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। हम देख रहे हैं कि इन नदियों का जो ढाल है वो यहाँ से निकल करके और यहाँ की तरफ जा रही हैं। ये नदियाँ यहाँ की तरफ जाती हैं। तो एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि ढाल जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने को ढाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कोई भी नदी जो पहाड़ों या पर्वतों से निकलती है उसका परम लक्ष्य क्या होता है? समुद्र तक पहुंचना। तो समुद्र तक पहुंचते समय इसकी गति जो है ना मंद हो जाती है और सबसे ज़्यादा धीमी तो पश्चिम बंगाल में होगी और सबसे ज़्यादा तेज कहाँ होगी? तो पश्चिमी क्षेत्र में होगी। तो पहले तो मैं आपको ये गंगा का जो विशाल मैदान है 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र में फैला है, पहले तो हम इसको डिवाइड कर देंगे ताकि हम उसको भली भांति पढ़ सकें। तो अपन इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो अपन बांट देते हैं पश्चिमी गंगा का मैदान, और एक अपन बांट देते हैं मध्य गंगा का मैदान, और एक अपन पढ़ देते हैं निम्न गंगा का मैदान। तो इस डिवीजन को मैंने बना के रखा हुआ है। आप देखिए, ये है गंगा का मैदान जो 3,75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको 3 भागों में बांटा है, अपर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी बना देते हैं ताकि आपको समझ आए। और सिंपली आपको ये हिमालय की ये कौन सी श्रृंखला हो गई आपकी? ये हो गई शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में ये तो पंजाब का मैदान निकाल दीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपन जाते हैं, ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो इसको हम 3 भागों में अपन बांटेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा मैदान? ऊपरी गंगा का मैदान। ये वाला हो जाएगा
मध्य गंगा का मैदान, और ये वाला जो हिमालय की तलहटी से लेकर के और सुंदरबन के डेल्टा तक जाएगा, ये हो जाएगा आपका निम्न गंगा का मैदान। सो गंगा नदी यहाँ से निकलती है, अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा, 3 पार्ट में ये अपन बांट के पढ़ रहे हैं। सो इनके सब डिवीजन भी हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। अपर गंगा का मैदान जो कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से जैसी नदियाँ उत्तर प्रदेश में उतरती हैं, सो वहाँ से मैदानी क्षेत्र में उतरती, वहीं से मैदान शुरू हो जाता है। और वहाँ पर आपको भावर, तराई, है ना, ये तो दोनों क्षेत्र तो मिलने ही वाले हैं। कहाँ पर? इस शिवालिक की तलहटी में, शिवालिक की तलहटी में 2 क्षेत्र मिलेंगे, एक भावर का क्षेत्र मिलेगा और एक तराई का क्षेत्र मिलेगा। तो चलिए अपन देखते हैं कि ऊपरी गंगा के मैदान में जो देखो, इसको अपन ने 2 भागों में बांटा है, एक का नाम है रोहिलखंड और एक का नाम है अवध। एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर का मैदान जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, या अपन कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, तो ये उत्तर में ही है। इसके पश्चिमी भाग को हम कहते हैं रोहिलखंड का मैदान, और रोहिलखंड का मैदान, जबकि पूर्वी भाग को हम कहते हैं अवध का मैदान। तो एक बात आप ध्यान रखना कि 2 पार्ट में बटा है, एक रोहिलखंड और एक अवध। फिर अपन आते हैं मध्य गंगा के मैदान में। मध्य गंगा का मैदान का क्लासिफाइड अगर अपन करें तो इसका देखो, उत्तर प्रदेश का बचा हुआ पूर्वी हिस्सा जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और पूरा बिहार का क्षेत्र, तो इसको मिला करके मध्य गंगा का मैदान बनता है। आप ऑन मैप आप देख सकते हैं। और बिहार के क्षेत्र में ये 3 जो है ना उप विभाजन है इसके, एक मिथिला का मैदान, एक मगध का मैदान और एक सारण का मैदान। तो मगध, मिथिला, मगध और सारण, ये तीनों के 3 कहाँ पर हैं? बिहार में हैं। तो बिहार के ये 3 मैदान आपको याद रखने हैं। और निम्न गंगा के मैदान जो पश्चिम बंगाल में जाता है, ये सुंदरबन के डेल्टा तक फैला हुआ है। तो हिमालय की तलहटी से लेकर के, ये हिमालय की तलहटी से लेकर के और सुंदरबन के डेल्टा तक ये जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका निम्न गंगा का मैदान। तो ये सुंदरबन का डेल्टा इसी का पार्ट है। अब एक बात देखें, इसका मतलब है कि ये जो मैदान है ये निश्चित रूप से, गंगा का मैदान निश्चित रूप से ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? 3 स्टेट में बटा हुआ है। एक है उत्तर प्रदेश है, यूपी है, बिहार और पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, वो तो दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, इसका स्लोप कहाँ से है? पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका स्लोप है। अब मैं आपको एक चीज़ इनके बारे में, इस मैदान के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि इस नदी में क्या होता है। इसमें कई सारी नदियाँ ऊपर से आती हैं और बाढ़ लेकर के आती हैं। तो पुरानी नदी मार्गों पर कुछ गड्ढे टाइप के भरे मिल जाते हैं, और जहाँ पर भी इस मैदान में गड्ढे भरे मिलें, आप याद रखिएगा कि यहाँ पर उन्हें बील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बील। पानी से भरे हुए गड्ढों को बील कहा जाता है। और ये आपको सुंदरबन के डेल्टा में भी बील मिलते हैं, है ना। जहाँ पर पानी भरा मिल जाए उनको क्या कहेंगे? बील। अच्छा, और सुंदरबन के डेल्टा में ही जो ऊपर उठे हुए टीले नुमा संरचना जहाँ पर मिल जाती है, इस टीले हुए संरचना को चार्स बोलते हैं। चार। और कभी भी इन क्षेत्रों में जब ज्वार के कारण पानी भर जाता है, तो ये जो टीले हैं ये लोगों की शरण स्थली बनते हैं, शेल्टर्स बन जाते हैं। यहाँ पर लोग जा कर के अपने रुक जाते हैं, क्योंकि इन पे ज्वार का पानी नहीं पहुँच पाता। तो इन टीलों को चार कहते हैं, जबकि इनको क्या कहते हैं? पानी के भरे हुए गड्ढों को बील कहा जाता है। तो आपन ने देखा ये वाली बात। अच्छा, रोहिलखंड और अवध, तो बील और चार आई थिंक आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा हम देखें कि जब ये पूर्व की तरफ बढ़ता, तो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर जो होता है ना, ढाल ज़्यादा होता है। तो जब ये उत्तराखंड से नीचे आई तो ढाल तेज, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? बिहार में आते आते धीमा पड़ जाएगा, और पश्चिम बंगाल में तो एकदम सुस्त लुल हो जाएगी, एकदम मतलब धीमी गति से जाएगी। तो बिहार में जो है ना, जब नदी की गति धीमी पड़ने लगती है तो नदी इठला इठला के चलने लगती है। जैसे बुढ़ा आदमी होता है ना, वो एक सीधी सीधी रेखा में नहीं चल पाता, हिलडुल के चलेगा, कभी यहाँ कहीं यहाँ पे। तो ऐसे क्या होगा कि ये वाला जो नदी है यहाँ पर विसर्प बनाने लगती है, ऐसे विसर्प बनाने लगती है, जिनको मियंडर्स कहते हैं या विसर्प कहते हैं। जब ये विसर्प की संख्या बढ़ जाती है, विसर्प का आकार बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे करके अगर अपन देखें विसर्प बढ़ता जा रहा है, ये विसर्प बढ़ता जा रहा है,
ये विसर्प बढ़ते बढ़ते क्या बना लेता है, गोखुर झीलों का निर्माण कर लेता है। गोखुर झीलें क्या होती हैं, नदियों के दोनों किनारों पर विसर्प के बनने के कारण पे और गायों के खुर के आकार की ऐसी झीलें जो है ना निर्मित हो जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ये नदी क्या है, सीधा रास्ता पकड़ लेती है फिर, और ये पानी को वो अपने जो विसर्प का पानी उनको दोनों साइड छोड़ देती है। तो सबसे ज़्यादा विसर्प आपको कहाँ मिलेंगे, बिहार में देखने को मिलेंगे। सो आप इसको ध्यान रखिएगा कि विसर्प कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, बिहार में बनता है। उसके बाद में फिर ये चली जाती अच्छा, बिहार में 3 टाइप के मैदान मैंने आपको बताया, कौन कौन से हैं, एक मिथिला का मैदान है, और एक सारण का मैदान है, और एक और कौन सा बनाया, मगध का मैदान है। तो ये पूरे इसमें मिलते हैं। और आप देख सकते हो कि ये मैदान काफ़ी उपजाऊ मैदान है, और सुंदरवन का जो डेल्टा है वह वास्तव में निम्न गंगा के मैदान का ही एक हिस्सा है। यहाँ बड़ी मात्रा में नदियाँ जाकर के सेडिमेंट्स को जमा कर देती हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये किस तरह से बनी है। एक बात ध्यान रखना, इस मैदान में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी मिलती है निश्चित रूप से एलुवियल सॉइल है, बट एलुवियल सॉइल मतलब क्या बोलते हैं उसको, जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी को ही 2 पार्ट में बांगर और खादर में बांटा गया। तो बताइए आप, बांगर ज़्यादा मिलेगी कि खादर? निश्चित रूप से खादर मिट्टी इसमें ज़्यादा मिलती है। तो पूरा सुंदरवन के डेल्टा में भी खादर मिट्टी है, बिल्कुल घिचकिचापन है वहाँ पर, तो नम भूमि है वहाँ पर, आर्द्र भूमि है, और इसे आर्द्र भूमि घोषित भी किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर एक ज़बरदस्त इस मैदान का निर्माण 3.575 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये मैदान है। और आप याद रखना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि इस मैदान में टाल और बील नाम की 2 संरचनाएं मिलती हैं। टाल और बील, तो देखो जिनको सुंदरवन में बील कह रहे हैं, यूपी में बील कह रहे हैं, इन्हीं को बिहार में टाल कहते हैं। टाल 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 और बील ये भी क्या होते हैं, ऐसे गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरा रह जाता है। याद रखना, ये जो गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरा रह जाता है, इनको बिहार में टाल कहते हैं और यूपी में बील कहा जाता है। पुराने जलमार्ग जिनमें पानी भरा रह जाता है उनको भी बील कहा जाता है। आप सुंदरवन के डेल्टा में जो पानी भरे गड्ढे हुए हैं उन्हें बील कहा जाता है। ऊंचे उठे हुए टीले जिन जो शरण स्थली बनते हैं उनको चार कहते हैं। असल में मतलब जो पूछे जाने वाली बातें हैं वो यही है। तो इस तरह से आपने इस मैदान को भी पूरी तरह से समझ लिया है। अब आपका बचता है अकेला असम ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मैदान, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बाकी ये मैदान जैसे ही ख़त्म होते हैं तो आपको मैं एक ज़बरदस्त नया चैप्टर आपका शुरू करने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।